उदयपुर, रात का समय, एक सुनसान सड़क पर एक लड़की दौड़े जा रही थी। ये एक बाजार था। रात के समय यहाँ सारी दुकानें बंद थी। उसने ब्लू कलर का अनारकली सूट और चूड़ीदार पहनी हुई थी। उसके हल्के काले सिल्की बाल खुले हुए थे। वो परफेक्ट फिट 5 फीट की बॉडी वाली मोटी मोटी भूरी आंखें और गुलाबी माध्यम आकार के होंठ के साथ बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसका गोरा रंग, रूप और मासूमियत ऐसी कि जो किसी भी लड़के को उसका पहली नजर में दीवाना बनाने के लिए काफी थी। अश्विन, फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। वो किसी को फोन करते हुए दौड़े जा रही थी। उसका दिल इस वक्त तेजी से धक रहा था और उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी। वो हाफ रही थी और उसके माथे से बह रहा पसीना इस बात की गवाही दे रहा था। वो छुपने के लिए एक गली में घुस गई। उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो उस गली में घुसकर एक कोने में छिप गई। जिस गली में वह घुसी थी, उसके दरवाजे पर कुछ गुंडे लाठियां लेकर खड़े उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अभी अभी तो वो इस तरफ की आई थी, कहाँ चली गई? उनमें से एक आदमी ने खुद से ही सवाल किया, जिस पर उसके साथी ने जवाब देते हुए कहा, शायद वो इस गली में गई हो, चलो यहाँ ढूंढते हैं। सब लोग उस गली में घुस गए थे। इधर वो लड़की छुप कर बैठ गई, क्योंकि वो गली आगे जाकर बंद होने वाली थी, जिस वजह से वहां पर कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। इधर गुंडे उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए थे, जिस दीवार से वो लड़की सहारा लेकर छिपी हुई थी। वो लड़की यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे, इस गली से बाहर नहीं निकाल सकती, उन गुंडों में से एक ने बाकी लोगों से कहा। तो वो लोग उस लड़की को ढूंढने लगे, पर उस लड़की की सूझबूझ की वजह से वो उसको नहीं ढूंढ पा रहे थे। जिसे देखकर उस गुंडे ने कहा, लगता है वो यहाँ से चली गई। दूसरे गुंडे भी उसकी बात में हामी भरते हुए बोले, हाँ शायद वो आई ही ना हो, चलो दूसरी गली में चलते हैं। ऐसा तय करके वो लोग वहां से निकलने लगे। इतने में उसे लड़की का फोन बजा। उसके फोन पर किसी अश्विन नाम के इंसान का फोन आ रहा था, जिसकी रिंगटोन उन गुंडों के कानों में पड़ी तो वो चौंकने हो गए। इधर लड़की की सांसें सूख रही थी। वो डरते हुए मन में खुद से बोली, हे कान्हा जी, इस लड़के को भी अभी फोन करना था, कब से ट्राई कर रही थी, तब तो मेरा फोन उठाया नहीं। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके उसको साइलेंट करने लगी। इतने में वो गुंडे उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। उनमें से एक गुंडे ने उसको देखते हुए कहा, अब कोई फायदा नहीं है, तुम पकड़ी गई हो, चुपचाप चलो हमारे साथ। वो लड़की रोते हुए बोली, नहीं, हमें नहीं जाना, छोड़ दो हमें नहीं करनी वो शादी। पर वो गुंडे उसकी बात ही नहीं मान रहे थे। वो उसे जबरदस्ती लेकर वहां से बाहर आए और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। अरुंधति निवास, एक छोटी सी हवेली, जो इस वक्त किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, क्योंकि आज इस हवेली में किसी की शादी थी। वो गुंडे उस लड़की को घर के पीछे वाले दरवाजे के पास लेकर आए और गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर ले गए। छोड़ो हमें, छोड़ दो हमें, वो लड़की उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन लंबे चौड़े गुंडे पर 5 फुट की लड़की का कोई जोर नहीं चल रहा था। इधर वह लोग उसको लेकर हवेली के एक कमरे में आए, जहां पर एक उम्र दराज औरत, 12 साल का बच्चा, 2 औरतें और 2 आदमी मौजूद थे। वहीं एक तरफ एक लाल साड़ी पहने हुए लड़की बैठी हुई थी। उसके साथ उसी की उम्र का एक लड़का था। उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी शादी हुई है। उन सब लोगों पर हटे कट्टे लोग बंदूकें ताने खड़े हुए थे और वहां पर रखी एक चारपाई पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके पास चारपाई के सहारे का 47 गन खड़ी की हुई थी। उसकी उम्र 35 के आसपास थी। चेहरे पर भरपूर गुरूर था, जैसे कि वो किसी से ना डरता हो। गुंडे उस लड़की को जब वहां लेकर आए तो वह अपने परिवार को देखकर रोते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हो, छोड़िए हमारे परिवार को। उनमें से एक औरत ने उस लड़की को देखकर रोते हुए गले से कहा, कस्तूरी, छोरी तू वापस क्यों आई? दादी सा सॉरी, कस्तूरी यानी वो लड़की रोते हुए बोली। ये कस्तूरी की दादी अरुंधति थी। वहां पर कस्तूरी के बड़े काका ताऊसा किशोर, उनकी पत्नी कोमल, उनकी नई नवेली शादीशुदा बेटी इंदु और दामाद के साथ साथ उनके छोटे भाई सुकेश,
एकता और उनका बेटा साहिल मौजूद थे। साहिल और इंदु कस्तूरी को अपनी नम आंखों से देख रहे थे, लेकिन उसके दोनों काका और काकियां उसको गुस्से में देख रही थी। उसको देखते ही किशोर उस पर बिगड़ते हुए बोला, क्यों मरवाने पर पुली हुई हो हम लोगों को, मानी क्यों नहीं लेकिन इन लोगों की बात। सुकेश भी उसका साथ देते हुए बोला, सही कहा भाई साने, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, क्या यही सिला दे रही हो हमें। उनकी कड़वी बातें सुनकर कस्तूरी रोने लगी। वही चारपाई पर बैठा हुआ आदमी उसको धमकी देते हुए बोला, आज इस घर से या तो तुम्हारी डोली उठेगी या फिर तुम्हारे परिवार की अर्थी, ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो या फिर खुद को आजाद देखना चाहती हो। अरे भाई साहब, ये क्यों हम लोगों को जिंदा देखना चाहेगी, खुद के माँ बाप को खा गई, डायन कहीं की, अब हमें भी मरवाना चाहती है। एकता गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कस्तूरी पर बिगड़ रही थी, जिसे देखकर अरुंधति गुस्से में बोली, बिंदनी हद में रहो, हमारी पोती के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो देख लेना क्या हाल करते हैं तुम्हारा। हाल तो आपको नजर नहीं आ रहा माँ सा, हमारी तरफ देखिए, पूरा परिवार आज मौत के मुंह में फंसा हुआ है और आपकी लाडली पोती को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुकेश अपनी पत्नी का साथ देते हुए गुस्से में बोला। कस्तूरी अपनी सफाई देते हुए बोली, नहीं काको सा, ऐसा नहीं है, हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करती हो तो फिर हमारी जान के बारे में सोचो, चुपचाप शादी कर लो, वरना हमारे परिवार को कोई कंधा देने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा, किशोर उसको धमकी देते हुए बोला। जिस पर कस्तूरी ने रोते हुए चारपाई वाले आदमी से कहा, हम शादी के लिए तैयार अरविंद काको सा। अरविंद उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत बढ़िया, हमको तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम्हारे पास 20 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर मंडप में आ जाओ। इतना बोलकर अरविंद बाहर चला गया। उसके जाने के बाद कोमल और एकता कस्तूरी को कमरे में ले जाने लगी, तो इंदु उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, सॉरी कस्तूरी, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। कस्तूरी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और अपने दोनों काकियों के साथ कमरे में चली गई। उस कमरे में मेज पर पीले रंग का राजपूती शादी का जोड़ा और जड़ाऊ गहने पड़े हुए थे। कोमल ने जोड़े को कस्तूरी के हाथ में देते हुए कहा, ये लो जल्दी करो, जितनी देर करोगी हमारी जान उतनी ज्यादा खतरे में जाएगी। कस्तूरी उस भारी से जोड़े को लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह वापस आए। वो जोड़ा उस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। कोमल और एकता उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर रेडी करने लगी। वो दोनों ऐसा करते हुए बहुत ही खुश नजर आ रही थी। कोमल ने कस्तूरी को चूड़ियां पहनते हुए कहा, ये चूड़ियां देख रही हो कस्तूरी। कस्तूरी की नजर अपने हाथ में पहनी हुई लाल रंग की चूड़ियों पर चली गई। वो नम आंखों से उन चूड़ियों को देखने लगी। इस पायल को भी मत भूलना, इसे भी देखो ध्यान से, दोनों बहुत ही खूबसूरत है ना। कोमल ने उसको देखते हुए सवाल किया, जिस पर कस्तूरी ने कुछ नहीं कहा। कोमल अपनी बात पूरी करते हुए आगे बोली, ये दोनों तुम्हारे लिए साज श्रृंगार नहीं बल्कि बेड़ियां बनने वाली है। कस्तूरी उनको हैरानी से देखने लगी। कोमल और एकता के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी और ऐसे ही मुस्कुराते हुए कोमल ने आगे कहा, जहां हम दोनों देवरानी जेठानी को एक साथ चैन की सांस नहीं लेने देती, वहां तुम्हारा क्या हाल होगा, क्योंकि तुम 4 सास और 3 ससुर की छोटी बिंदिनी बनने वाली हो। परियों की तरह पाला है मासा ने तुम्हें कस्तूरी, जैसे स्वर्ग की अप्सरा, लेकिन अब तुम्हें नर्क के दर्शन होने वाले हैं। एकता उसकी बात पूरी करते हुए हंसने लगी। उन दोनों की बातें सुनकर कस्तूरी के आंख से आंसू बह गया। कस्तूरी अपनी काकियों की बातों को सुनकर अंदर तक सहम गई थी। उसको सच में अरुंधति ने परियों की तरह पाला था। अब उस नन्ही सी परी के साथ क्या होने वाला था, उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। इधर अरविंद ने दरवाजा नॉक करके उनको देखते हुए बोला, अगर दुल्हन रेडी हो गई है तो जल्दी करो, बारात को और गुस्सा मत दिलाओ। उसकी बात सुनकर कोमल ने जवाब देते हुए कहा, हो गई तैयार भाई सा। कस्तूरी को बड़ा सा घूंघट उड़ाकर कोमल और एकता दोनों कमरे से बाहर ले गई।
दुल्हन को इतनी देर से न आते देख वहां मौजूद लोग अब बातें करने लगे थे। उन्हीं में से एक औरत बोली, अरे भाई बात क्या हुई है? दुल्हन अभी तक मंडप में क्यों नहीं आई? दूसरी औरत बोली, कहीं भाग तो नहीं गई? हाँ हाँ। एक आदमी बोला, क्या पता क्या हुआ है। इतने में ही एकता और कोमल जब कस्तूरी को मंडप में ले आई, जहां पर पहले से ही उसका दूल्हा बैठा पूजा कर रहा था। दुल्हन को मंडप में देख सब शांत हो गए। कस्तूरी बस रोए जा रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसको दूल्हे के साथ लाकर बैठा दिया गया। वो मंडप में हवन कुंड के पास दूल्हे की बगल में बैठी हुई थी। उसकी बगल में राजपुटी शेरवानी में सजा हुआ एक हैंडसम लड़का बैठा हुआ था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होंठ, लंबी काली मूंछ, लंबा और चौड़ा शरीर। वो बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लग रहा था, जो एक बार में ही किसी भी लड़की को लुभाने के लिए काफी था। पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सर्व मंगल मंत्रों की आवाज के साथ कस्तूरी बीती यादों में खो गई। कुछ दिन पहले पिछोला झील, उदयपुर एक कश्ती झील में तैर रही थी, जिसमें बहुत सारे यात्री थे। उसमें कस्तूरी थी। उसने सफेद रंग का अनारकली सूट पहन रखा था। उसके हाथ में गिटार था, जिसको प्ले करते हुए उसकी धुन पर अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। कस्तूरी की सुरीली आवाज उस झील में गूंज रही थी। कश्ती किनारे पर पहुंच चुकी थी और उसका गाना भी खत्म हो चुका था। तालियों से उस कश्ती के यात्रियों ने उसकी प्रशंसा की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो गिटार उसके बैग में पैक करके मांझी को उसका किराया देते हुए बोली, ये लीजिए काकोसा। कसू कितनी बार बोला है तने की महारे को थारे से पीसा लेना चोखा कोनी लागे। थारी वजह से महारे को इतनी सारी सवारियां मिल जाती है। थारी आवाज सुनने के लिए ये सब आते हैं, और तू है कि अपने एहसानों के बदले महारे पर और एहसान करती हो। मांझी ने उसको मना करते हुए कहा। कसू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ये सब पैसे के लिए नहीं करते। गाना हमारा शौक है, सपना नहीं। हमारा सपना तो आपको अच्छी तरह पता है। उसने किराया दिया और अपना सामान लेकर कश्ती से उतर गई। उसे जाते हुए देखकर मांझी मुस्कुराने लगा। एक यात्री उसको ऐसा करते हुए देखकर सवाल करने लगा, ये कौन है भाई सा? बहुत ही मीठी आवाज है और उतना ही मीठा है इस स्वभाव। ये तो कस्तूरी है, बिन माँ बाप की बच्ची है। माँ बाप बचपन में एक हादसे में मारे गए थे, पर कुछ लोग बोलते कि वो हादसा नहीं था बल्कि कत्ल था। उनके कातिलों को सजा दिलाकर जेल पहुंचने के लिए ये आईएएस बनना चाहती है। मांझी ने उसको जवाब दिया, जिस पर वो यात्री कुछ सोच में डूब गया। उसको ऐसे खोया हुआ देखकर मांझी ने सवाल किया, कै हुआ भाई सा, कै सोच रहे हो? कुछ नहीं, आज हम इसके ताऊसा की बेटी की शादी पक्का करके आए हैं। लगता है गलती कर दी हमने, ये लड़की अपनी बहन से ज्यादा अच्छी है, उस यात्री ने सामने से कहा। उसकी बात को काटते हुए मांझी थोड़ा बिगड़कर बोला, मैंने अभी अभी थारे को बोला ना, उसका एक सपना है और शादी की उम्र भी नहीं है उसकी अभी, तो ऐसा कुछ भी मत सोचो उसके लिए। हमें अपना किराया दो और जाओ यहाँ से। इतना क्यों बिगड़ रहे हो? ये लो किराया। इतना बोलकर यात्री ने उसे किराया दिया और वहां से चला गया, और मांझी उस पर बिगड़ते हुए मुंह में उसे कोसने लग गया। वृंदावन भवन। सिसोदिया परिवार का निवास 2 मंजिला खूबसूरत सी सफेद हवेली, जिसका बड़ा सा दरवाजा खुलते ही बैठक थी, जिसका दूसरा दरवाजा घर के बड़े से आंगन में खुलता है, जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है। आंगन के तरफ घर के सदस्यों के कमरे हैं, वहीं दूसरी तरफ मंदिर, गेस्ट रूम, स्टोर रूम और रसोई है। छत पर चोबरा है जहां पर घर की दोनों बेटियां रहती है। पूरा परिवार इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है, मतलब औरतें साड़ी पहनती है, पर लड़कियां इंडियन और वेस्टर्न दोनों पहन सकती है। साहिल, साहिल, एक छोटा पैकेट, कस्तूरी घर की बैठक से पुकारते हुए अंदर आई। इधर उसकी आवाज सुनते ही रसोई में काम कर रही उसकी काकी एकता अपने साथ काम में हाथ बटा रही जेठानी कोमल से बोली, आ गई कस्तूरी राजकुमारी सा। सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, घर का काम सीखना नहीं है। सही कहा एकता, माँ बाप मार गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। इंदु की शादी करने के बाद इसकी भी शादी करनी पड़ेगी हमें।
लेकिन इसको तो अपनी पढ़ाई पर ही पैसे बर्बाद करने हैं। कोमल भी एकता की तरह कस्तूरी पर बिगड़ रही थी। इधर कसू बैठक से निकलकर आंगन में आई तो एक 10 साल का लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया। दीदी दीदी, ये लो चॉकलेट, यही खानी थी ना तुम्हें? कसू ने उसे चॉकलेट दी और वो लड़का मायूस होकर बोला, यू आर लेट दीदी, आज इंदु दीदी के शगुन में उसके ससुराल से इसी चॉकलेट का बुक्के आया है। शगुन मतलब दीदी की शादी पक्की हो गई? कसू ने सवाल किया। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया और कसू खुश होकर बोली, हे कान्हा जी, इतनी बड़ी खुशखबरी, फिर तो ये चॉकलेट हमें मिलनी चाहिए। उसने साहिल से चॉकलेट ली और छत की सीढ़ियों की तरफ भाग गई और साहिल उसे पुकारता रह गया। अरे दीदी, ये चीटिंग है, ये आप हमारे लिए लाई थी। उसे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखकर एक कमरे से 70 साल की अरुंधति निकलते हुए बोली, लारो धीरे, चोट लग जाएगी अगर सीढ़ियों से पैर फिसला। नहीं लगेगी दादी, खुशी के मारे हमारे पर निकल आए हैं, अब तो हम उड़ने लगे हैं, इसलिए गिरेंगे नहीं बल्कि उड़ जाएंगे, चिड़िया की तरह। कसू ये सब बोलकर अपने दुपट्टे को पंखों की तरह लहराते हुए ऊपर की तरफ भाग गई। उसे जाते हुए देखकर अरुंधति मुस्कुराते हुए बोली, बावली छोरी। इधर चौबारे में 24 साल की एक लड़की रोते हुए फोन पर बात कर रही थी। हम ये शादी नहीं करेंगे शुभम, हमें कैसे भी करके तुमसे ही शादी करनी है। अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम जहर खा लेंगे। कस्तूरी उसको सामने से कुछ बोलती पर इंदु का गुस्सा देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। वो अपना चेहरा लटकाए कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए जब उसकी दादी अरुंधति ने देखा तो वो चिंता करते हुए बोली, क्या हुआ लाडो, तो ऐसे मायूस क्यों हो गई? कस्तूरी में सामने से कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जहां पर साहिल अपने मोबाइल फोन में गेम खेल रहा था। ये लो चॉकलेट, कस्तूरी ने वो चॉकलेट साहिल को दे दी। उसको देखे बिना ही साहिल ने चॉकलेट लेकर मुस्कुराते हुए कहा, जीजी, जो चीज जिनकी होती है उसे मिल ही जाती है। वही कस्तूरी आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। उसकी दादी अरुंधति वहां आई और उसकी बगल में बैठकर उसके सिर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी लाडो, इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ बोला? कस्तूरी ने दादी की तरफ देखकर मायूस होकर कहा, दादी सा, हम इंदु दीदी से मिलने गए थे तो वह खुश नहीं लग रही थी। क्या वो शादी नहीं करना चाहते? क्या उनको उनके होने वाले पति पसंद नहीं है? अरे पसंद क्यों नहीं है, बहुत पसंद है। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए हैं, जो उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। कस्तूरी की ताई कोमल उधर आते हुए बोली। उसके हाथ पर ट्रे थी जिस पर 2 कप चाय रखी हुई थी। वह ट्रे को उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कस्तूरी से बोली, इंदु बहुत ही खुश है, बस वह जता नहीं रही। कसू, तुम्हें पता भी है उसकी शादी जिससे होने वाली है, वो घर में सबसे बड़ा बेटा है। मतलब मेरी बेटी उसे घर की बड़ी बिंदनी बनेगी। सीमेंट और कपड़े की फैक्ट्रियां तो उनकी पूरे राजस्थान में है, साथ साथ होटल भी है। चाय का सीप लेते हुए दोनों दादी पोती उसकी बात सुन रही थी। कोमल अपने होने वाले जवई की बहुत बड़ाई कर रही थी। 6 फीट का लंबा चौड़ा हैंडसम और गांव का मुखिया है, पूरे राजस्थान में उसका नाम चलता है, कोमल ने इतराते हुए कहा। जिसे सुनकर कस्तूरी ने सवाल किया, ऐसी बात है पर हमने तो कभी उनका नाम नहीं सुना ताईसा। क्योंकि तुम्हें उसका नाम नहीं पता? कोमल मुंह बनाते हुए बोली, जिस पर कस्तूरी ने सवाल करते हुए कहा, तो फिर आप बता दीजिए ना, क्या नाम है उनका? कोमल बड़ी सी मुस्कान के साथ बोली, ठाकुर श्रेष्ठ सिंह तोमर। उसकी बात सुनकर कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सॉरी ताईसा, पर यह नाम हमने कहीं नहीं सुना। इतना बोलकर उसने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया और कप ट्रे में रखकर वापस चौबारे में चली गई। उसकी इस हरकत को देखकर कोमल गुस्से में तिलमिला उठी। घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। शादी से एक दिन पहले संगीत की रात घर के आंगन में संगीत की रस्म चल रही थी। घर की औरतें मेहमानों की आओ भक्त में व्यस्त थी। कोमल और एकता किचन में थी। ये महारानी क्या तैयार होकर आई नहीं? एकता उसकी बड़ी बहन है, इंदु उसकी शादी में जरा सा हाथ भी नहीं बटा सकती क्या? कोमल मेहमानों के लिए गिलास में शरबत डालते हुए कस्तूरी पर बिगड़ रही थी। एकता उसका साथ देते हुए बोली,
और क्या जीजी एक नंबर की कामचोर है, और अगर काम के लिए बोले तो माँ सा है ना उसकी तरफ डायरी करने वाली, एक भी काम करने को नहीं बोलने देती, हमेशा वो पढ़ रही, उसे काम के लिए मत बोलो, पता नहीं पढ़ पढ़ कर कहाँ जाना है, आखिरकार तो उसे यही चूल्हा चौका ही तो संभालना है। हाँ एकता, पर हमारी बात सुनता कौन है इस घर में, चलो मैं ही देकर आती हूँ मेहमानों को शरबत, तुम तब तक मेहमानों के लिए कचौरियाँ लेकर आओ, कोमल ने जवाब दिया और शरबत के गिलासों की ट्रे लेकर बाहर आंगन में चली गई। अरुंधति मेहमानों के साथ बातें कर रही थी। अरे कोमल, इंदु कहाँ, उसकी शादी है और वही गायब है, एक औरत ने उससे शरबत लेते हुए कहा। सामने से कोमल ने जवाब डटे हुए कहा, वो तैयार हो रही होगी, हम बुला कर लाते हैं उसे। उसने सबको शरबत दिया और छत की तरफ चली गई। ये कस्तूरी की बच्ची इतना सा काम भी नहीं कर सकती, मेहमान इंदु को बुलाया रहे हैं और ये उसको बुलाने भी नहीं गई, पता नहीं क्या कर रही होगी। कोमल बिगड़ते हुए छत की तरफ जा रही थी। इधर कस्तूरी अपनी दादी के कमरे में रेडी हो रही थी। उसने सलवार सूट पहन रखा था जिसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने कानों में झुमके पहन रही थी। तभी दरवाजे से एक लड़की आवाज आई, ये क्या है कसू, तुमने आज भी सूट पहन रखा है। एक उसी की हम उम्र लड़की राजस्थानी घाघरे चोली में अंदर आते हुए कस्तूरी से बोली, संगीत है आज तुम्हारी बहन का और घूमर करना है हमें, तुम्हें आज तो घाघरा चोली या साड़ी पहन लेनी चाहिए थी। साड़ी मुझे पहननी नहीं आती अंशी, और घाघरा चोली में संभाल नहीं पाती, इसलिए ये सूट ही अच्छा है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम, कस्तूरी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली। अंशी अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत कस्तूरी को देखकर अपने होंठ गोल करके सिटी मारते हुए बोली, सो ब्यूटीफुल, लड़के लट्टू हो जाएंगे तुम्हें देखकर, देखना कहीं तेरी जीजी के ससुराल वाले तुझे ही पसंद ना कर ले अपने बेटे के लिए। और क्या नाम है, श्रेष्ठ सिंह शेखावत। बकवास बंद करो, अगर किसी ने तुम्हारी बात सुन ली तो तेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे फालतू में गालियां पड़ जाएंगी, चलो यहाँ से। कस्तूरी ने सामने से इतना ही जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले गई। दूसरी तरफ छत पर, पागल हो गई हो इंदु, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ये शादी करोगी। कोमल अपनी बेटी इंदु पर बिगड़ रही थी जो कि भागने के लिए बैग पैक कर रही थी, लेकिन तभी कोमल कमरे में आ गई और उसको उसे सब कुछ बताना पड़ा। इंदु कोमल का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोली, माँ सा शुभम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और लंदन की बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है, हम उसके साथ बहुत खुश रहेंगे, आप हमारी शादी एक बच्चे के बाप और रेत के टीलों में बसे गांव में करके बर्बाद मत कीजिए प्लीज। मैनेजर है तो क्या हुआ, इन लोगों की राजस्थान में कितनी ही फैक्ट्रियां है, करोड़ों की कमाई होती है साल भर में, कोमल उसको समझाते हुए बोली। उसकी बातों में लालच झलक रहा था, जिसे समझते ही इंदु ने अपना आखिरी पत्ता फेंका और बोली, शुभम 1 महीने में 5 करोड़ कमाता है। क्या? कोमल चौंक गई। इंदु ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर कोमल उसे पर बिगते हुए बोली, ये सब तुम हमें पहले नहीं बता सकती थी, कल शाम को तुम्हारी शादी है और तुम ये सब अब कर रही हो। माँ सा हम शुभम के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते, प्लीज कैसे भी करके इस शादी को रुकवा दीजिए, इंदु उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए बोली, जिस पर कोमल बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई और चबूतरे पर चली गई। अब वो कुछ सोच विचार कर रही थी तो उसकी नज़र कस्तूरी पर पड़ी जो कि अपनी दोस्त अंशी के साथ बातें करते हुए अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी और उसे तरफ से एक नौजवान लड़का फूलों की कुछ टोकरियां लेकर आ रहा था। एक टोकरी के ऊपर दूसरी टोकरी राखी होने की वजह से उसे लड़के को सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने आप को संभालते हुए चल रहा था। और इधर कस्तूरी को छेड़ते हुए अंशी ने कहा, चलो तुम्हारा बहनोई तो तुम्हारी खूबसूरती पर लट्टू नहीं होगा, पर कोई और तो है ना जो तुम्हारी खुशबू पर ही लट्टू है। कौन? कस्तूरी ने असमंजस में सवाल किया तो अंशी ने उसके कान में कुछ कहा और कस्तूरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ लपकते हुए बोली, अंशी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो।
उसको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर अंशी उससे बचने के लिए वहां से हटी तो कस्तूरी उसे लड़के से टकरा गई। फूलों की टोकरी उसे लड़के के हाथों से गिर गई थी और एकदम से उछलकर फूल कस्तूरी और उसे लड़के पर बरसने लगे, जो उसको अपनी बाहों में भरकर इस वक्त खड़ा हुआ था। वह हैंडसम सा लड़का उसकी खूबसूरती में खो गया था। उन दोनों को ऊपर से देख रही कोमल ने गुस्से में कहा, ये लड़की हमारा मुंह काला करवा कर ही मानेगी। किसी लड़के की बाहों में जाने से इसको कौन सा फर्क पड़ता है। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वह तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, किसी पराये मर्द की बाहों में जाने से जिस लड़की को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, अगर उसकी शादी उसके होने वाले बहनोई से हो गई तो कौन सा उसको फर्क पड़ेगा। इंदु की नहीं बल्कि कस्सू की शादी होगी। क्या शादी के पीछे छिपी साजिश का राज कभी जान पाएगी कस्तूरी।